जी, कल की क्लास में हमने फंडामेंटल राइट्स देख रहे हैं, कल से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के कौन से भाग में हैं? भाग 3 में है। मौलिक अधिकारों के जो अनुच्छेद हैं वो कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 है, नो डाउट। कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं? कितने प्रकार के थे? कौन सा वाला हटा दिया गया है? संपत्ति का अधिकार, वो अरे वो स्वतंत्रता वाला है, ऐसा नहीं करो, है ना। कितने थे हमारे पास? 7 मौलिक अधिकार थे। कितने रह गए हैं? 6 रह गए, एक को हमने हटा दिया। ठीक है, हाँ। मौलिक अधिकारों में से कौन से ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं? 15, 16, 19, 29 और 30, टोटल कितने हो गए? 5 मौलिक अधिकार। बाकी जो है भारतीय नागरिक होने के साथ साथ हाँ उनको भी प्राप्त हैं। ठीक है, फिर हम मौलिक अधिकारों की श्रेणी जो शुरू करते हैं उसमें सबसे पहला आता है मौलिक अधिकार 12 से 35, जिसमें 12 में तो क्या है? तो राज्य शब्द की परिभाषा है, 12 लिखा हुआ नहीं होगा आपके पास। सबसे पहला मौलिक अधिकार जो हमने देखा था वो था समता का अधिकार, समानता का अधिकार, समता का अधिकार। 14 से 18 कितने प्रकार की समानताएं दे रखी हैं आपको? 4 प्रकार की हैं, जिसमें आपको याद रखना है एक 15 नंबर का, जो भारत के नागरिकों को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। फिर आता है हमारे पास 16 नंबर का। 16 नंबर में कौन सा है? निर्वाचन, चुनाव लड़ने का मौलिक अधिकार। 17 में अस्पृश्यता का, ठीक है ना। और ये वाला अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ किसको प्राप्त है? विदेशियों को भी प्राप्त है। ठीक है, इसके बाद 18 वाला उपाधियों का अंत। ठीक है, फिर आता है हमारे स्वतंत्रता का अधिकार, कहाँ से कहाँ तक आता है? 19 से 22 तक आती हैं। कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? 6 प्रकार की हैं, जिसमें से एक स्वतंत्रता छीन ली। कौन सी वाली? संपत्ति वाली, है ना। हाँ, संपत्ति रखने की जो स्वतंत्रता है वो हटा दी गई। सबसे पहली स्वतंत्रता कौन सी है? बोलने की, बोलने की आज़ादी, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी आ जाती है। ठीक है, दूसरी स्वतंत्रता कौन सी हो जाती है हमारे सामने? सम्मेलन करने की, सभा करने की। इसके बाद कौन सी आ जाती है? तीसरी, संघ बनाने की या समितियां बनाने की। चौथे नंबर की कौन सी आ जाती है? कहीं पे भी घूमने की। 5वें नंबर की हटा दी गई। 5वें नंबर की कौन सी थी? संपत्ति अर्जन करने की, उसको हटा दिया। 6ठे नंबर की कौन सी है? व्यवसाय चुनने या करने की स्वतंत्रता, उसको हमने रखा हुआ है। इसके बाद मौलिक अधिकार कौन सा था हमारे पास? शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार, 23 से 24, है ना। 23 के अंदर तो क्या है? मानव दुर्व्यवहार है, ठीक है, बेगार प्रथा है और बालाश्रम का क्या है? निषेध है। और 24 में क्या है? 14 वर्ष से कम आयु के वर्षों को, हाँ हाँ, जोखिम भरे कार्यों में आप नहीं लगा सकते। अब आता है हमारे सामने अगला मौलिक अधिकार, उसका नाम है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कहाँ से कहाँ तक है भाई धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार? ये कौन सा नंबर का मौलिक अधिकार है? 4 नंबर का, है ना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक हमको दिए गए हैं। 25 से 28 अनुच्छेद अरे चालू हुआ है, हाँ चालू हुआ है। 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28 जो है यहाँ पर आते हैं। अब इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल एक ही अधिकार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है, वो है सिखों को कृपाण रखने का जो अधिकार होता है। वो कौन से अनुच्छेद के तहत आता है या कौन से आर्टिकल के तहत आता है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहला लिखना 25, अंतःकरण की स्वतंत्रता।
अनुच्छेद 25, इसे बोला जाता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता। अब अंतःकरण की स्वतंत्रता है जो कॉन्स्टिट्यूशंस में है, और इसको सिंपल हम करें तो सिंपल हो जाता है किसी भी धर्म को अपनाने या मानने की स्वतंत्रता। सिंपल, किसी भी धर्म को अपनाने या मानने की स्वतंत्रता, की स्वतंत्रता। जैसे अगर कोई हिंदू मुस्लिम धर्म को एक्सेप्ट कर लेता है तो कानून उसको सजा नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उसको मौलिक अधिकार है कि वो चाहे तो हिंदू धर्म का पालन करे या चाहे तो मुस्लिम धर्म का पालन करे। अनुच्छेद 26 बहुत अच्छा आर्टिकल है। 25 अगला है अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों के आयोजन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के आयोजन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 धार्मिक। अब हमको यहां पे तो ये मिल रहा है धार्मिक कार्यों के आयोजन की स्वतंत्रता, लेकिन एग्जाम में प्रश्न बनता है धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन भारतीय संविधान के कौन से मौलिक अधिकारों के अनुसार स्वतंत्रता के अधीन आता है। धार्मिक अनुष्ठानों, याद रखना, धार्मिक कार्यों के आयोजन की स्वतंत्रता का जन के आयोजन। आपने गोट का नाम सुना है? गोट होती ना, गोट, प्रसादी, प्रसादी, माता जी की प्रसादी, भैरू जी की प्रसादी। एक्चुअल में है क्या वो? धार्मिक कार्य। वो आपको रोक नहीं सकते ना। उस समय अगर कोई बस जा रही होती है तो वो बस सिटी में से जा सकती है, पूरी भर की भरी हुई बस। अगर उसके आगे बैनर लगा हुआ हो कि हम जो है प्रसादी के लिए निकले हुए हैं, या कोई परिवार का बैनर लगा हो, तो धार्मिक कार्य के लिए अगर आप जा रहे हो। हाँ, अच्छा एक बार बताओ, विवाह धार्मिक कार्य है या नहीं है? विवाह धार्मिक कार्य होता है। विवाह जो है, क्योंकि गृहस्थ जीवन भी क्या है, धर्म का एक हिस्सा है, ठीक है। और उस धार्मिक कार्य में बस लगती है बारात के लिए, और बारात कहाँ से जाती है? सिटी के बीचों बीच जाती है, और उस पर क्या लगाए जाते हैं? स्टिकर लगाए जाते हैं या बैनर लगाए जाते हैं। तो पुलिस वाले उसको रोकते नहीं है कि जाने दो, बढ़ने दो उसको, मैं तो मर गया, तू भी इसको ही मरने तो पर आओ। उस बस वाले को कभी बारातियों को नहीं रोका जाता है, ठीक है ना। आयोजन की स्वतंत्रता। हिमांशु समझ आया मैंने क्या बोला, है ना? विवाह क्या है? विवाह ऐसा समारोह है जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर एक आदमी को धकेल देते हैं। जा, समझा? सोच लेना अब कितने लोगों को बुलाना है। नेक्स्ट है आपके सामने 27 अनुच्छेद 27। 27 हमारे वैसे किसी इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। 27 वाला लिखना, किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए, सीधी सी बात है ये वाला, इसको ऐसे लिखो आप। तो मैं वैसे लिखाऊंगा तो ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। धार्मिक कर नहीं देने का अधिकार, चंदा नहीं देना कोई जुल्म नहीं है, दान दक्षिणा नहीं देना कोई जुल्म नहीं है, धार्मिक कर नहीं देने का अधिकार। आपकी मर्जी हो तो आप दीजिए, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता, स्वेच्छा है, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। अगला लास्ट आता है हमारे सामने अनुच्छेद 28, स्टार लगाना इसको, इंपॉर्टेंट है। शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति होने की स्वतंत्रता। शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति में धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति देने की या उपस्थिति
होने की, शिक्षा में उपस्थिति की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। ठीक है, मीन्स ये अगर कोई भी शिक्षण संस्थान है और वहां पे कोई प्रोग्राम हो रहा है, जैसे कि नवरात्रे चलते हैं, ठीक है, नवरात्रों का कोई प्रोग्राम कॉलेज के अंदर हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसमें मुस्लिम कैंडिडेट को रोक दो, ऐसा नहीं रोका जा सकता। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, मौलिक अधिकार हैं। ईद जो है अगर कहीं पर सेलिब्रेट की जा रही तो आप भी उसमें क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन बशर्ते वहां आपको कोई नॉन होना चाहिए। बिना जान पहचान के नहीं जा सकते हो आप, जाओगे तो कुछ और हिस्सा होगा, उसमें कानून कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, ठीक है। अगला मौलिक अधिकार आएगा पांचवें नंबर का, पांचवें नंबर का सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। इसी में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाएगी, जो शिक्षा का अधिकार आ जाता है हमारे सामने, वही इसमें आ जाएगा। पांचवें नंबर का है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद कहां से आएगा, 29 से लेकर 32 तक। हाँ, क्या कह रहे हो, 29 से 32 है ना, और 29 से 30 दो आएंगे। अनुच्छेद 29 से 30 दो ही मौलिक अधिकार हैं। एक मौलिक अधिकार है आपके सामने अनुच्छेद 29, ठीक है, और एक अनुच्छेद है 28, हाँ एक है 30। ठीक है, ठीक है। भाषा, लिपि व संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार। भाषा, लिपि व संस्कृति, भाषा, लिपि व संस्कृति, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार। कुछ ऐसी ट्रेडिशनल फैमिलीज होती हैं, है ना, कुछ ऐसी अधिकार जो शुरू से उनकी परंपरा में जो चीज रही है वो वैसे के वैसे ही हैं, उसको चेंज नहीं कर रहे। जैसे साउथ इंडियन लोग हैं, दक्षिण भारत के लोग हैं, वो आज भी घरों में क्या पहनते हैं, धोती पहनते हैं, भले ही फिल्मों के अंदर वो कुछ भी पहनते हो। और जो महिलाएं हैं वहाँ की, वो क्या पहनती हैं, साड़ी पहनती हैं। लड़कियां भी वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या पहनती हैं, साड़ी पहनती हैं, क्योंकि ये इंडियन कॉस्ट्यूम है, ये भारत की संस्कृति की पहचान है। पूरी दुनिया में साड़ी जो है केवल और केवल भारत में पहनी जाती है, इसके अलावा कहीं पे भी नहीं पहनी जाती। ठीक है, भाषा, आपको जो भाषा बोलनी है आप बोल सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। लिपि, लिखने के लिए भी, कल्चरिंग प्रोग्राम के लिए भी, उनके लिए भी। अगला है 30 नंबर, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैंने फिर भी लिखवा दिया आपको। अल्पसंख्यक, माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक समुदाय, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों, ऐसे लिखो, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की स्थापना, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रावधान का अधिकार। की स्थापना एवं प्रावधान का अधिकार। का अधिकार। अब इसमें जो अधिकार आता है वो आता है मदरसों के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास मौलिक अधिकार नंबर 6। कौन सा है मौलिक अधिकार? 6 नंबर का जो मौलिक अधिकार है उसका है अनुच्छेद 31। ठीक है, और वो कौन सा है? संपत्ति
अर्जन या संपत्ति क्रय करने का अधिकार। ठीक है, लिखना, संपत्ति का अनिवार्य अर्जन का अधिकार, इसका नाम है। हाँ, संपत्ति के अनिवार्य अर्जन का अधिकार। परंतु वर्तमान में ये क्या हो चुका है, निरसित हो चुका है, इसको हटा चुका है ना। किससे हटा दिया हमने इसको? 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978, है ना, याद रखिएगा इसको। 44वें संविधान संशोधन से संशोधन 1978 के द्वारा इसे भाग कौन सा लगेगा 300 में 12, कल बताया था ना भाग कौन सा था 300 में, कौन सा लगेगा भाग 12, 18 था भाग 12 था, 12 ही तो है, 12 के, है ना, 12 के अनुच्छेद 300 का आ या 1, कुछ भी ले लो आप इन तीनों में से, में प्रतिस्थापित किया गया है, में प्रतिस्थापित किया गया है। अब इतना सब कुछ आप याद नहीं रख पाओगे, आपको याद रखना है ये वाला जो मैं लिख रहा हूं यहां पे, ये जो चीज है यहां जो आपसे लिखी जा रही है बॉक्स में, वो आपको याद रखनी है। वर्तमान में यह मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता, वर्तमान में ये मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है ना। हाँ, मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है, ये मेमोराइज रखनी है आपको। ठीक है, अब आएगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबसे ज्यादा जोर दिया, जिनका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि उसमें आती हैं रिट, और रिट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 226 और 32 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे सामने मौलिक अधिकार संख्या कौन सी आएगी? अब हमारे सामने 7वां मौलिक अधिकार है, लेकिन कुल 7 थोड़े ना है, कुल तो कितने हैं? 6 हैं। बार बार रिपीट करने का कारण ये था कि आप बोलो नहीं, लिखना इसका नाम क्या है? संवैधानिक, हाँ, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ठीक है, अनुच्छेद 32, हाँ, ठीक है, अनुच्छेद 32 एक ही आएगा इसमें, अनुच्छेद, पहला वो तो पॉइंट वही लिखिए इंपॉर्टेंट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, इसमें होता क्या है, ये अधिकार क्या है? जब भी आपके ऊपर दिए गए किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है राज्य के द्वारा, तो आप सीधे कहाँ जा सकते हो? न्यायालय के पास जा सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो कि भाई ये जो राज्य है, ये जो डिपार्टमेंट है या जो भी कुछ है, ये मेरे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। जैसे आपको कहीं पे भी रहने करने का मौलिक अधिकार है,
लेकिन मान लीजिए कि आपको वहां पे रहने नहीं दिया जा रहा है, कोई सरकार या कोई आदमी या कोई विभाग ये कह रहा है कि भैया ये जमीन तुम्हारी नहीं है, यहाँ से निकल जाओ, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स हैं, तो फिर आपका क्या बनता है, दावा बनता है कि नहीं ये तो जगह मेरी है, और इसके लिए आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हो, कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, वही है मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। जमीन के लिए तो संशोधन हो गया 1952 के अंदर उसमें। हाँ ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वह क्या है, उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत यहाँ पे क्या करता है, रिट जारी करता है। 5 प्रकार के रिट हैं, रिटें लिख देना आप थोड़ी सी, ठीक है, लिखना। अनुच्छेद 226 के तहत 26 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है। ठीक है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के तहत एससी है ना, सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है, दिल्ली में। भारत में कितने उच्चतम न्यायालय हैं, एक ही है। अपेक्स कोर्ट कितनी है हमारे पास, एक। उच्चतम न्यायालय किसके आगे कोई कोर्ट नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट कितने हैं, जितनी हमारे पास स्टेट्स हैं। ठीक है ना, उच्चतम न्यायालय रिट, रिट क्या होता है, अरे रिट का मतलब बताओ, रिट क्या होता है, याचिका, याचिका। अब सुनना यहां पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जारी करता है। हाईकोर्ट राजस्थान में तो एक ही है, जोधपुर उसकी ब्रांच है बस, वो उसको उसकी वो तो वो है, बैच है उसकी। हाँ बी बैच है, बैच मतलब बैच है कुछ जो है, हाँ ब्रांच है। देखो क्या हुआ था 1956 में जब कंपाइलेशंस पूरा हो गया था राजस्थान का, तब जोधपुर को क्या दिया जाए, तो हमने उनको हाई कोर्ट दे दिया। हाँ पहले जयपुर में थी, वहां से दे दी, फिर उसके बाद राजस्थान का बहुत बड़ा हिस्सा जो है पश्चिम की बजाय पूर्व में स्थित है। फिर इसी के लिए एक नई बीट जो है 90 के आसपास यहाँ पे स्टैब्लिश करी गई थी। ये वो बेंच है, बेंच है। हाई कोर्ट तो जोधपुर में ही है, बहुत बड़ी हाई कोर्ट है। वहाँ आप कभी जाओ तो आपको ऐसा महसूस होगा कि वहाँ के वकील आपको कुछ तवज्जो नहीं देते हैं। मतलब ये कि वहाँ पे अगर कोई केस किसी मिनिस्टर का भी आता है ना, तो वो एडवोकेट जो है ना वो डरते नहीं है, बहुत दिग्गज होते हैं, बहुत ही पावरफुल एडवोकेट्स होते हैं हाई कोर्ट्स के। यहाँ के तो कुछ भी नहीं है, तो नेता लोगों के किसी की भी सुन लेते हैं, वो नहीं सुनते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, रेपुटेड। मतलब एक जेन्युइन जो प्रोफेशनल एडवोकेट होता है ना, वो आपको हाई कोर्ट में देखने को मिलता है। जो आपने अगर किसी का मर्डर भी किया ना, तो आपको निकाल के ले आएगा, इतने खतरनाक उनकी सर्जरी होती है, बहुत अच्छी। जारी तो कौन कर रहे हैं, उच्चतम न्यायालय, जिसका पालन हाईकोर्ट से करवाया जाता है। ठीक है, देखिएगा इसके अंदर, इनका पालन हाईकोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय, जो भी संबंधित राज्य से होता है हाईकोर्ट के द्वारा करवा सकते हैं, जिनका पालन एचसी यानी उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय से करवा सकते हैं, उच्च न्यायालय से करवा सकते हैं। अब ये जो रिट है, ये रिट कितने प्रकार की होती है, ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार के रिट होती हैं। ठीक है, इन 5 प्रकार के रिट के आपको हिंदी के नाम और इंग्लिश के नाम दोनों आने चाहिए। ठीक है, उनका मतलब आ जाए तो वेल एंड गुड है, लेकिन नाम आपको दोनों आना चाहिए। सबसे पहला है, हाँ बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। ठीक है,
हैबियस कॉर्पस लिखना। पहली जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहली, उसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इंग्लिश में इसका नाम होता है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस, इसका मीनिंग होता है सह शरीर प्रस्तुत करना। सह शरीर मतलब कोई भी निशान नहीं होना चाहिए चोट पर। जब गिरफ्तार किया जाता है किसी व्यक्ति को तो उसको सबसे पहले मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। अगर पुलिस वाले कह देते हैं कि हमने तो उसको रिमांड पे ले रखा है, तो पुलिस के पास ये अधिकार नहीं है कि बिना वो जो न्यायालय के रिमांड में ले सके। तो अगर ऐसे कोई हो बिना जो है पुलिस की जानकारी में क्या किसी को अरेस्ट कर लिया जाए, तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके कौन सी रिट लगा सकते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। और पुलिस को उस व्यक्ति को प्रस्तुत करना ही पड़ेगा, वो भी सह शरीर जिंदा प्रस्तुत करना। अब वो अलग बात है कि मर जाए तो उसको मरा हुआ को जिंदा कैसे करेंगे, वो अलग है। हाँ, नौकरी खा जाती है ये रिट, बहुत खतरनाक होती है, बहुत ज़्यादा। पुलिस वाले केस को दर्ज करने से बचते हैं। क्यों? क्योंकि जितने वो मुकदमे दर्ज करते हैं वो उनकी रिकॉर्ड में ऐड हो जाते हैं, और उनका रिकॉर्ड अच्छा तब माना जाता है जब मैक्सिमम मुकदमे क्या हो, शॉर्ट आउट हो जाए। अगर वो मुकदमे उनके रिकॉर्ड में लंबित चलते रहते हैं तो उनका ग्राफ अच्छा नहीं माना जाता और उनका प्रमोशन अच्छा नहीं होता है। इसलिए पुलिस वाले एफआईआर दर्ज करने से भी बचते हैं कि नहीं भैया, वो कच्चे कागज पे लिख देंगे, राजीनामा कराने की कोशिश करते हैं, परेशान हो जाते हैं। बहुत खतरनाक चीज होती है ना। दूसरा लिखना, दूसरा है आपके परमा आदेश, मेमेडम्स, मैंडेमस है ना, मैंडेमस, परमादेश, मैंडेमस। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर कोई कर्मचारी सार्वजनिक रूप से कोई ढंग का काम नहीं कर रहा है, अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा है, तो हाई कोर्ट उसको डायरेक्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको डायरेक्ट आदेश दे सकती है कि ये तुम्हारे अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। लिख लो इसके अंदर, यदि कोई सार्वजनिक अधिकारी कर्मचारी, यदि कोई सार्वजनिक, सार्वजनिक का मतलब सीधा सा होगा ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाह, सार्वजनिक, हाँ, अधिकारी कर्मचारी अपने कर्तव्य या अपने कार्यों का, कर्तव्य, अपने कर्तव्यों को करने से, फाइल पे साइन करने से मना कर रहा है तो सीधी सी चीज है ना, करने से अधिकार करने से इनकार करता है, तो इनकार करता है तो यह रिट जारी की जाती है, यह रिट जारी की जाती है। नाम याद रखिएगा, ठीक है ना, परमा आदेश। अगली हमारे सामने तीसरे नंबर की, जिसका नाम है, ठीक है, प्रतिषेध, प्रतिरोध है ना, अगली लिखना प्रतिरोध, ठीक है, प्रोहिबिशंस। तीसरी है हमारे सामने प्रतिरोध, प्रोहिबिशंस, प्रोहिबिशंस। आपने लिखा होगा ना कभी, बोर्ड पे लिखा होगा प्रोहिबिशंस, यानी बिना अनुमति प्रवेश वर्जित है ना, वो वही है ये, ठीक है। अब ऐसा कोई व्यक्ति जो बिना अधिकार के कोई काम कर रहा है तो आप ये रिट जारी करवा सकते हैं। इसमें लिखना प्रतिषेध का मतलब होता है, प्रतिषेध ही है ये, रोकना, ठीक है, इसमें होता है रोकना। हाँ, बताता हूं मैं, प्रतिषेध ये तो सही है, इसका मीनिंग लिखना है आपको, रोकना। रोकना कैसे, जैसे हमारा जो कोर्ट का सिस्टम है वो क्या होता है, सबसे ऊपर कौन होता है,
सुप्रीम कोर्ट होता है। इससे नीचे कौन होता है? हाई कोर्ट होता है। इससे नीचे कौन होता है? सेशन कोर्ट होता है। इससे नीचे कौन होता है? मुंसिफ कोर्ट। मुंसिफ कोर्ट ब्लॉक लेवल पे होता है ना, खंड स्तर पे होता है ना मुंसिफ कोर्ट। हाँ मुंसिफ कोर्ट होते हैं भाई। कोर्ट जिला स्तर पे भी तो अलग होती है और खंड स्तर पे भी तो होती है। अब खंड ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे, कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, न्यायालय की बात कर रहा हूं। पंचायत ही पे, पंचायत जहां पंचायत पालिका पंचायत बैठती है वहां पे। ब्लॉक लेवल पे भी कोर्ट होती है। छोटी को किशनगढ़ कोर्ट का नाम नहीं सुना? नगर पालिका कोर्ट का नाम, अरे नगर पालिका नगर परिषद वो सब इसी में आ जाती है, मुंसिफ कोर्ट में आ जाती है। ये सबसे छोटी कोर्ट होती है। हाँ मुंसिफ कोर्ट, हाँ मुंसिफ कोर्ट होता है। ठीक है। अब होता क्या है, जैसे मुंसिफ कोर्ट ने या सेशन कोर्ट ने कोई एक ऐसा डिसीजन दे दिया जो कि उनके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है ना। हाँ आता ही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के में आप रिट लगा के उसके डिसीजन क्या कर सकते हो, रुकवा सकते हो। नॉर्मली इसके लिए इसको बोला जाता है स्टे। साधारण रूप में समझो तो इसको क्या बोल देते हैं हम, स्टे बोल देते हैं। काम रुकवा दिया भैया, तुम इस पर मत करो डिसीजन, ये फाइनल नहीं है, ये वाली चीज हो जाती है सिंपल शब्दों में। ठीक है। और चौथी जो रिट है हमारे सामने वो है उत्प्रेषण। हाँ उत्प्रेषण, जिसको बोलते हैं हम सेरेटिरेरी, है ना, सेरेटिरेरी उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, सेरेटिरेरी, सेरेटिरेरी। ठीक है, उत्प्रेषण। इसमें क्या होता है, यहां पे तो डिसीजन करने से रोक दिया, यहां पे क्या किया, इस मामले को क्या ऊपर मंगा लेंगे। जैसे अजमेर का कोई केस है, आपने अभी सुन रहा होगा कि अजमेर में एक मुकदमा चल रहा है दरगाह के अंदर मंदिर का, है ना। ये बात अगर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाए तो इस मामले को क्या कर देगा, वो सीधा डायरेक्ट मंगा लेगा, क्योंकि ये मुद्दा कैसा है, सेंसिटिव है। इसको हम छोटी कोर्ट में नहीं चला सकते हैं, क्योंकि अगर छोटी कोर्ट में चलाओगे तो फिर ये मुकदमा वापस कहाँ जाएगा, वहां तक जाएगा। तो इस सेंसिटिव केस को उन्होंने क्या लगता है, वो चाहे तो डायरेक्ट ले सकते हैं। ठीक है। ठीक है, इसमें लिखना है यदि हाई कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अगर सही नहीं लगता है तो वो उस फैसले को क्या कर सकता है, अपने पास मंगा सकता है। ठीक है। यदि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया वह, अब हाई कोर्ट की जगह कोई और कोर्ट भी हो सकती है ना। हाँ फैसला दिया वह एससी की दृष्टि में, एससी मतलब हाँ की दृष्टि में न्याय संगत ना हो, न्याय संगत ना हो तो एससी इस मामले को ऐसी इस मामले को हाँ पुनः बुलवा सकती हैं, पुनः बुलवा सकती हैं, बुलवा सकती हैं। ये रिट है, ये बहुत अच्छी चीजें हैं लेकिन बहुत महंगी हैं। ये एक कोई साधारण आदमी रिट नहीं लगा सकता, ये बहुत पैसा खर्च होता है इसके अंदर, बहुत कम लगती है ना। सबसे ज्यादा लगती है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट रिट, जनहित याचिका सबसे ज्यादा लगती है। वो सुनवाई भी हो जाती है। आपको पता है हाई कोर्ट में केस का नंबर कब आता है, काफी टाइम से। हाई कोर्ट जो है उसमें एक डेट देते हैं, डेट भी नहीं मिलता, एक नंबर मिलता है, फाइल का नंबर। अब उस फाइल को वहां तक आने में, जज के सामने आने में कभी तो 6 महीने भी लग जाते हैं। और अगर कोई केस है जिसमें पुलिस के द्वारा आरोपी को अरेस्ट करके रख दिया, आप मतलब कि सेशन कोर्ट ने उसका कहा भाई अरेस्ट कर दो इसको, अब आप उस मुकदमे से खुश नहीं है उस मामले से, तो आप कहाँ जाओगे, हाई कोर्ट जाओगे। हाई कोर्ट में आप फाइल लगाओगे तो ऐसा नहीं है कि कल की कल तारीख मिल जाएगी आपको, वो तारीख आएगी 6 महीने में, 7 महीने में। बहुत लंबी लिस्ट चलती है हाई कोर्ट की, कभी वेबसाइट देखो, आप देखो अच्छा लगेगा, इनको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। लास्ट लिखना अधिकार रक्षा,
5 प्रकार के रिट में ये अंतिम है हमारे सामने, अधिकार पृच्छा। अधिकार पृच्छा, इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो, मैं इंग्लिश के वर्ड नहीं लिख रहा हूं, हिंदी के वर्ड ही लिख रहा हूं ताकि आपको ध्यान रह जाए। ठीक है, क्यू से शुरू होएगा ये, क्यू वारंटो। ठीक है, इसमें होता क्या है, अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से अपने पद और अपने अधिकारों का गलत प्रयोग करता है तो सुप्रीम कोर्ट उससे पूछ सकता है, भैया किस अधिकार से तुमने ये डिसीजन किया है। जैसे स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट है, जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, उस कार्य को लेकर अगर हमारे किसी भी नागरिक को जरा से भी गिला शिकवा हो तो वो कहाँ जा सकता है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन उसके पास एक पूरे पुख्ता एविडेंस होने चाहिए और उसके बाद वो रिट जारी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। इसमें लिखना, किसी व्यक्ति ने, यदि किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से सार्वजनिक पद का, यदि किसी व्यक्ति ने किसी सार्वजनिक गलत तरीके से सार्वजनिक पद धारण किया हो, सार्वजनिक पद धारण किया हो, तो ये उसके विरुद्ध जारी की जाती है। पद धारण किया हो तो यह रिट जारी होती है, तो यह रिट जारी होती है। आपके लिए सबसे सिंपल जो है वो ये पूछा जाता है, रिट के प्रकार कितने फर्स्ट, और ये आने चाहिए क्यू वारंट। और रिट जारी कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। कौन से अनुच्छेद के तहत, 226 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 226 के तहत। किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत ही ये सारे काम किए जा सकते हैं। मतलब कोई भी भारतीय नागरिक न्यायालय को ये याद दिला सकता है कि अनुच्छेद 32 मुझे ये अधिकार देता है कि आप मेरी आवाज सुनो और मेरी आवाज पर आप क्या करिए, एक्शन करिए। ठीक है, जो हो सकता है मुझे क्या दिलाइए, न्याय दिलाइए, और जो दोषी है उसको आप दंडित करिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे सामने अब कौन सा आएगा, 31 क्यों आएगा, भाग आएगा। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, भागे कुछ नहीं है, हमारे काम के नहीं है, उसमें परिभाषाएं वगैरह दे रखी है ना। हाँ ठीक है, नेक्स्ट लिखो, भाग 4। ज्यादा बड़ा है नहीं, छोटे छोटे। अब मैन जितना था ना वो तो आ गया हमारे पास। अब हम डिस्कशन करेंगे मैक्सिमम फंडामेंटल ड्यूटीज पे, मौलिक कर्तव्यों पे। नीति निर्देशक भाग में हमारे लिए ज्यादा कुछ बचता नहीं है। ठीक है, मैं बता देता हूँ ये क्या है। भाग 4, इसे बोला जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, 51 के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। ठीक है, इनको शॉर्ट में बोला जाता है डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी। ठीक है, डीपीएसपी इनको शॉर्ट में बोला जाता है। ठीक है, इनको डायरेक्ट प्रिंसिपल फॉर, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसी, इनको हमने कहां से ग्रहण किया है, आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है, के संविधान से ग्रहण किया है। आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है। ये है किसके लिए, राज्य के लिए हैं, नागरिकों का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। ये किसके लिए हैं, राज्य के लिए हैं। और इसमें क्या बताया गया है
कि राज्य की ये जिम्मेदारी है कि राज्य के नागरिकों के लिए लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करें। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। मतलब राज्य से ये अपेक्षा की जाती है कि आप अपने स्टेट को ऐसा बनाएं जहां पर प्रत्येक नागरिक को उसके हिस्से का कल्याण मिले। लोक कल्याण राज्य की स्थापना, लोक कल्याण राज्य की स्थापना। ठीक है, ये किसके लिए है? तो यह संविधान के द्वारा राज्य को प्रेषित निर्देश हैं। राज्य को प्रेषित निर्देश हैं। क्या इनको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? हाँ, क्या इनको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी सकते, क्योंकि अब ये क्या हो गए? अवाद योग्य हो गए। इनको आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हो, ध्यान रखना। इन्हें न्यायालय, क्योंकि कोई भी राज्य अपने राज्य के या लोक कल्याण कार्य के लिए कोई कार्य करेगा तो आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हो। ठीक है, इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, इन्हें न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा ये चीज। अब इसमें जो मेन हमारे सामने है, जैसे कि अनुच्छेद 40 आता है, ग्राम पंचायतों की स्थापना है। अनुच्छेद 44 आता है, एकल नागरिक संहिता आती है। ठीक है, तो कुछ और 1954 आता है, 54 तो इसमें नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ एक और आएगा जो शिक्षा से संबंधित होगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले लिखना 36। ठीक है, अनुच्छेद 36 ये क्या है? जो मेन है ना, बस मैं वही लिखवाने वाला हूं आपको, है ना। अनुच्छेद 36 इसमें है डेफिनेशंस ऑफ द स्टेट, राज्य की परिभाषा। राज्य की क्या है? परिभाषा है। जबकि राज्य का नाम कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 1 में है। संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 1 में लिखा गया है। कौन सा क्षेत्र राज्य होगा ये किस में लिखा गया है? ठीक है, अनुच्छेद 36 में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 39A, समान अवसर के आधार पर न्याय देना। अनुच्छेद 39A, समान अवसर के आधार पर न्याय देना। समान अवसर के आधार पर न्याय देना, निशुल्क कानूनी सहायता और गरीबों को अन्याय का शिकार नहीं देना। ये तो छोड़ो, ये लिखना निशुल्क कानूनी सहायता देना। अगर किसी व्यक्ति का कोई वकील बनने को तैयार नहीं है तो राज्य की जिम्मेदारी है कि वो उसको वकील दिलवाए। उस सरकारी वकील को बोला जाता है पीपी यानी पब्लिक प्रोसीड्यूर बोला जाता है। बहुत सस्ता होता है वो, उसको सरकार की तरफ से तनख्वाह मिलती है, लेकिन वो सस्ता होने के साथ साथ आपके लिए केवल एक ही काम करता है, तारीख पे तारीख। उसको 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, जितना साल सरकार चाहे तब तक के लिए वो लगा लेती है। वो डिसीजन कराने में इंटरेस्टेड नहीं होता, क्योंकि उसको अब सैलरी होती है। और जो पीपी होता है फिर वो दूसरा केस नहीं लड़ सकता, मतलब अपना प्राइवेट केस नहीं लड़ सकता वो। ठीक है,
नेक्स्ट आता है 40, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के रखिएगा। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता था, है ना। अब तो पंचायती राज को एक कानूनी है जो अधिकार बना दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट है 44, 44, समान नागरिक संहिता। ये सारे इंपॉर्टेंट अब की बार। अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता। अभी एक चल रहा था ना यूनिफॉर्म कोड, सरकार की तरफ से चलाया जा रहा था ना एक यूनिफॉर्म कोड, है ना। समान नागरिक संहिता मतलब सबके लिए कानून क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कोई मुस्लिम लॉ नहीं, कोई हिंदू लॉ नहीं, कोई क्रिश्चियन लॉ नहीं, सबके लिए एक ही कानून होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 45, अनुच्छेद 45, 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल, है ना। 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल एवं शिक्षा से 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल व शिक्षा, ये सब देखना किसकी जिम्मेदारी है, राज्य की है। स्टेट की जिम्मेदारी है कि आप 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए व्यवस्था करो कि उनकी केयरिंग हो सके, उनको एजुकेशन शिक्षा मिले। और इसी के अंतर्गत कौन सी इंस्टीट्यूट एंड कौन सी संस्था की स्थापना की जाती है, जिसका नाम है आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, राज्य के द्वारा। और कौन से अनुच्छेद के तहत, और किसकी जिम्मेदारी है, स्टेट की है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी। अब राज्य सरकार की जिम्मेदारी किसको ट्रांसफर हो जाती है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को, जिला सरकार को, यानी कलेक्टर की जिम्मेदारी हो जाती है ये सब देखना, ठीक है। फिर अलग अलग डिपार्टमेंट आ जाते हैं। फिर इसी में एक डिपार्टमेंट आता है जिसका नाम होता है SMDS, सेव मदर एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट। अगला है 47, पोषण स्तर को उच्च करना। 47, 46 नहीं लिखा है ना मैंने आपको, है ना। 47, पोषण, मैं बता देता हूँ 46 क्या है। ST SC के अधिकारों में वृद्धि से संबंधित है। अगर कभी भी रिजर्वेशंस को बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी ST SC के लिए, तो कौन से अनुच्छेद को देखा जाएगा, अनुच्छेद 47 को देखा और 46 को देखा जाएगा। पोषण के स्तर को बढ़ाना, पोषण के स्तर को बढ़ाना। इसी में एक और चीज आ जाती है, उसको बोला जाता है, रात को 8 बजे बाद दारू नहीं मिलती। जो नहीं पीता उसको तो नहीं पता, जो पीता उसको पता, हिमांशु, है ना। नहीं मिलती, 8 बजे बाद नहीं मिलती, 8 बजे से पहले भी नहीं मिलती, 8 बजे से पहले भी नहीं मिलती। सुबह के 8 बजे से पहले दारू की भाई आप लोगों को पता है, नहीं पता देख लिया करो, दुकानों की बात हो रही, मत जोड़ो दुकान वाले को पता ही करो, पूछो कि सुबह कितनी बजे देगा, शाम को कितनी बजे तक देगा, ऐसा नहीं है। तो ये जो चीज है ये किसने बनाई, ये नियम राज्य सरकार ने बनाए। और किसके तहत बताए, 47 है। इसी का दूसरा आता है मदिरा निषेध। मदिरा निषेध, तो मदिरा निषेध जो है वो भी कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है, अनुच्छेद 47। हाँ, तो सरकार तो कह रही है 8 बजे से पहले आप लोग जो है मत पियो, और 8 बजे के बाद भी मत पियो, और 8 बजे से लेकर 8 बजे तक 12 घंटे हैं तुम लोगों के लिए, उस समय पीते रहो, तो लोग पीते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है 48, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कृषि और, अनुच्छेद 48, कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन।
वेटनरी हॉस्पिटल का नाम सुना आपने? हैं? हाँ, डिस्पेंसरी होती है। वेटनरी वेटनरी हॉस्पिटल यानी कि जानवरों का अस्पताल। और राज्य की जिम्मेदारी है कि आपको जानवर के अस्पताल भी स्थापित करने पड़ेंगे और उनको भी निःशुल्क दवाइयाँ ही देनी पड़ेगी, है ना। कृषि एवं पशुपालन का संगठन का संगठन, ठीक है। इसी में एक और आर्टिकल आता है 48A, जो कहता है गो वंश की हत्या नहीं करेंगे। वन्य जीव को आप नहीं मार सकते हो, है ना, किसी भी वन्य जीव को। इसमें आता है पर्यावरण का संरक्षण, सुधार और वन्य जीवों की रक्षा। और इस वन्य जीवों की रक्षा को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ध्यान रखना। पर्यावरण संरक्षण और सुधार 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 और अंडरलाइन करके लिख रहा हूं वन्य जीवों की रक्षा। और वन्य जीवों की रक्षा करनी है। अच्छा, कुत्ते को मार सकते हैं क्या? कुत्ते को नहीं मार सकते हो आप? हाँ जी। अगर आपने कुत्ते को मारा और अगर किसी ने कंप्लेंट कर दी तो आपको सजा हो सकती है। आप डॉग को नहीं मार सकते हो। आपको अगर डॉग से तकलीफ है तो आप जो ऑर्गेनाइजेशन, जो एनजीओ काम कर रही है, आप उसको इन्फॉर्म करो, वो डॉग को ले जाएंगे वहां से, ठीक है। वन्य जीवों की रक्षा। कछुए को पाल सकते हो क्या? वन्य जीवन की रक्षा, हाँ। कछुए को पाल सकते हो? आप नहीं पाल सकते हो, लेकिन इलीगल है कछुए को पालना। किसी भी पक्षी को आप जो है पिंजरे में कैद रख सकते हो क्या? रख सकते हो, वो वन्य जीव थोड़े ना है। जंगल के किसी भी जानवर को आप घर में नहीं रख सकते हो। पक्षी जंगल का जानवर कहां से हो गया? उस पर कोई मनाही नहीं है। लेकिन कुत्ते, भेड़िया, शेर को पालो ना, तुमको इतना शेर है तो पालो शेर को। क्या राकेश जी, नौकरी लग जाए तो प्रॉमिस करो आप एक शेर पालोगे। भगवान देखेगा, एक वन्य जीव को पालने की जिम्मेदारी ले लो, भगवान नौकरी देगा। हाँ भाई, शेर पालेगा, शेर शेर पालेगा। क्या बात है? ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो अगला अनुच्छेद लिखना, 50 और 51 दोनों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अच्छा, पहले 49 लिखो, 49 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, अनुच्छेद 39। ये सारे के 49 सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय स्मारकों एवं धरोहरों का संरक्षण। राष्ट्रीय राष्ट्रीय नेशनल राष्ट्रीय स्मारकों। अब ये क्वेश्चन नहीं बनता है, क्वेश्चन क्या बनेगा वो मैं बताता हूं आपको। राष्ट्रीय स्मारकों एवं धरोहर का संरक्षण। अब इसमें प्रश्न बनता है, ये जो मैं लिख रहा हूं आपके सामने देखिएगा। प्राचीन कुएं, बावड़ियों का रखरखाव कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 49, रख रखाव। मतलब ये कि जहां भी प्राचीन बावड़ियां या कुएं होंगे, वहां के आप 500 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो। और इसका उदाहरण दे देता हूं मैं आपको। अगर आपने भूणाबाई का नाम सुना हो अच्छे से, ठीक है, तो भूणाबाई गांव में जाइए आप, वहां पर एक बावड़ी है जो काफी सालों पुरानी, 400 साल पुरानी है, और उसके आसपास आप 500 मीटर के दायरे में आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो आप। ये नो कंस्ट्रक्शन जोन डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है। तो जिससे वो बावड़ी क्या हो जाती है, सेफ हो जाती है, ठीक है। तो प्राचीन कुएं और बावड़ियों का क्या किया जाता है, रखरखाव किया जाता है। चांद बावड़ी का नाम सुना आपने? आज भी है वो। क्यों है? क्योंकि उसका संरक्षण किया जाता है, किसके द्वारा? अजमेर जो आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट है उसके द्वारा, अजमेर पुरातत्व डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है। अगला है अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 50, ठीक है। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण।
न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। का पृथक्करण, ठीक है, पृथक्करण, ठीक है। फिर आता है अनुच्छेद 51, और इसको भी डबल स्टार लगा के चलना आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी इन दिनों ये ट्रेंड में है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को क्या देना? बढ़ावा देना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक आता है टॉपिक जिसमें आते हैं हमारे संविधान के वाद। वो जो मेन वाद हैं वो मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से वाद किस किस से संबंधित है। वैसे तो मैं सारे वाद एक साथ ही लिखा दूंगा जो मेन होंगे, ठीक है। कल आप लोगों का होमवर्क क्या है, आपकी कॉपी के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज होने चाहिए। अगर आपके पास लिखे हुए रहेंगे तो मैं बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको सारे के सारे। हाँ, 51A, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज। आप चाहो तो लिख के रख लो, आप चाहो तो उनकी फोटो आप जो है इमेज चिपका के रख लो, दोनों में से जो आपको सुटेबल लगे वो आपको करना है। फंडामेंटल ड्यूटीज अगर आपके पास नहीं चिपकाने हैं तो छोड़ो, चिपकाओगे तो आपके पास परमानेंट हो जाएगा, उसके सामने आप अंडरलाइन करना। मतलब करना क्या है, 2 पेज होते हैं हमारी कॉपी के, एक कॉपी पे वो अगर चिपका हुआ मिलेगा तो आप दूसरे पेज पे बहुत अच्छे से डिटेल लिख दोगे जो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, बाकी तो आपकी मर्जी है। फिर आप चाहो तो कोई कॉपी या बुक ले लो जिसके अंदर कहीं ना कहीं ये लिखे हुए हो, कोई भी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब हो या एनसीईआरटी, तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज लिखे हुए हैं। लेकिन फायदा आपको तभी होगा जब आपकी कॉपी में वो होंगे। कोशिश करिएगा राकेश जी कि आज रात को लिख दें, 11 लाइनें हैं, शॉर्ट में लिख दोगे तो भी ठीक है, डिटेल में लिख दोगे तो भी ठीक है। हिमांशु, आपकी कॉपी में तो इमेज आ जानी चाहिए, और इस पेज पे नहीं आनी चाहिए, इसके पीछे वाले पे आनी चाहिए। हाँ, इस पे आनी चाहिए, इधर आप फिर लिख लेंगे, ठीक है ना। कोई डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। तो कल की हेडिंग आप लिख लीजिएगा फंडामेंटल ड्यूटीज, और इधर है ना वाद लिख देना आप। क्या नाम प्रदीप जी, मैं जब वाद लिखाऊंगा ना वो इधर लिख देना आप। हाँ, इस पेज को रहने दो, हाँ इसको रहने दो, वाद लिख देना, मैं वाद लिखाऊंगा आपको इस पे। बस याद रखना कि वाद लिखवाना है काफी सारे हैं जिसमें से अपन 7-8 पे बात करेंगे जो मेन है। हाँ, छोटे छोटे वाद होंगे, वाद मतलब डिस्प्यूट चलते हैं उनके बीच के, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको मैनेज करनी है, याद रखिएगा।